पे सच बताने के लिए सीसेट के बारे में, जिसमें जिन कॉलेजेस में सीटें बच जाती हैं उन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे कॉलेज में बहुत सारी सीट्स अवेलेबल रहती हैं, तो ऐसा नहीं कि सीसेट राउंड में कुछ मिलता नहीं। सीसेट राउंड में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं और कई बार किस्मत अच्छी होती है, कई बार कुछ ब्रांचेस ऐसी मिल जाती हैं जो आदमी सोच नहीं पाता। कैसे पता चलेगा कि मैं सीसेट के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं? बहुत छोटे छोटे क्राइटेरिया हैं, जैसे आपने सीट मिल गई और आपने ली नहीं तो भी आपको सीट मिली ही नहीं तो भी आप सीसेट के लिए एलिजिबल हो। ध्यान से देख लीजिएगा, ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रीस्टोरेशन स्टार्ट्स, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 26 जुलाई। ठीक है, तो ये सारी सीट्स खाली रह जाती हैं हर साल, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है सीसेट में अप्लाई करिए। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? मैं आ गया हूँ आपके सामने वापस आज बताने के लिए सीसेट के बारे में। जैसे आपको पता है कि जोसा की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और जोसा की काउंसलिंग के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर हमें कॉलेज नहीं मिला तो क्या हमारे पास कोई चॉइस है? तो बेटा तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारे लिए हम लेकर आए हैं सीसेट। सीसेट का मतलब एक स्पेशल राउंड होता है जोसा का, जिसमें जिन कॉलेजेस में सीटें बच जाती हैं उन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सीसेट के बारे में आज का वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको जेईई मेन में अपने अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं, या तो मिला ही नहीं है या कॉलेज अगर मिला लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन दोनों ही बच्चों के लिए सीसेट का राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, सीसेट का राउंड आईआईटी के लिए नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि आपको सीसेट के थ्रू आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा तो भैया नहीं मिल पाएगा, सॉरी। सीसेट के थ्रू आपको जो एडमिशन मिलते हैं वो उन कॉलेजेस में मिलते हैं जैसे एनआईटीज हो गए या जो भी हमारे कॉलेजेस होते हैं जो जेईई मेन के थ्रू में मिलते हैं, लेकिन जिसमें कॉलेज में ऐसे कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, जैसे किसी में मैकेनिकल की कुछ सीटें खाली रह गई, केमिकल की कुछ सीटें खाली रह गई, तो उसके लिए एक अलग से एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, एक स्पेशल राउंड किया जाता है और उस स्पेशल राउंड के थ्रू उनको हम सीसेट के थ्रू मतलब बेसिकली वो कॉलेज मिलते हैं, राइट। तो ये समझते हैं सीसेट के बारे में। देखिए द एग्जाम अथॉरिटीज कंडक्ट सीसेट 2024 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस थ्रू जोसा। जोसा का काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद हम सीसेट का राउंड कराते हैं। ठीक है, और दोज हु हैव नॉट बीन अलॉटेड बिफोर विल बी एबल टू रजिस्टर फॉर सीसेट 2024 थ्रू द डिफरेंट मोड्स ऑफ एडमिशन चैनल एज गिवन बिलो, राइट। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको सीसेट के लिए अप्लाई करना है। तो सीसेट के लिए जैसे एक तो होता है सीसेट यूटी, अगर आपको सुपर न्यूमेरिक सीट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज में अगर आप आते हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना है, या स्पेशल राउंड जिसे बोलते हैं उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्या मैं सीसेट के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, बच्चे को समझ में आना चाहिए कि क्या मैं सीसेट के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। पता चला कि आप सीसेट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। जैसे आपको बताता हूँ कि सीसेट के लिए आप एलिजिबल कब होंगे, आपके पास ही शुड हैव ए वैलिड जेईई मेन है, आपका जेईई मेन का रैंक होना चाहिए डेफिनेटली, ऑब्वियस सी बात है। जोसा 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैव टू मेट बाय द कैंडिडेट। ठीक है, जोसा में जो कंडीशंस थी, जो भी उन्होंने कंडीशन दी थी, जो कि हम पहले बता चुके अपने वीडियो में, अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप सीसेट के लिए जा सकते हैं, राइट। अच्छा, कैंडिडेट आर categorized into the following types based on their participation in JOSA round as well as the fresh candidates for CSET round काउंसलिंग, राइट। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ टाइप 1, जैसे कैसे पता चलेगा कि मैं सीसेट के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, तो इसके लिए हमने कुछ कैटेगरीज बनाई है, ध्यान से देखिएगा। टाइप नंबर 1, कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर इन जोसा 2024 राउंड्स बट आर एलिजिबल एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मान लेते हैं कोई बच्चा ऐसा है जिसने जोसा के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जो कंडीशन थी जोसा की या जोसा की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप सीसेट राउंड में जा सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट। आपने जोसा 2024 में पार्टिसिपेट किया लेकिन सारे राउंड होने के बाद भी आपको कोई सीट नहीं मिली तो भी आप सीसेट के लिए एलिजिबल हैं। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। द थर्ड पॉइंट इज कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट्स बट कैंसिल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एलोकेशन फीस, राइट। ओके, जैसे मान लेते हैं कि आपको जोसा की काउंसलिंग हुई, जोसा की काउंसलिंग में आपको कॉलेज भी मिला, लेकिन कॉलेज मिलने के बाद भी आपका कॉलेज जो है वो कैंसिल हो गया। किस वजह से कैंसिल हो गया? सीट्स बट कैंसिल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एलोकेशन। जो आपने सीट एलोकेशन फीस थी, अगर आपने डिपॉजिट नहीं कराई और आपका कॉलेज कैंसिल हो गया तो भी आप सीसेट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट पर आ जाइए। कैंडिडेट हु हैव एक्सरसाइज द एग्जिट ऑप्शन ड्यूरिंग जोसा। जैसे मान लो आपने जोसा काउंसलिंग की और जोसा काउंसलिंग के अंदर आपने अपने आप को एग्जिट कर लिया, अगर आपने एग्जिट कर लिया तो भी आप सीसेट के लिए एलिजिबल हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, candidate who have participated in JOSA 2024 and have been allotted seats in any IIT and later their seats have been cancelled after document verification, they have withdrawn from their allotted seats or they have taken admission therein। ठीक है, ओके। अगर आपके पास पांचवी कंडीशन वो है कि अगर कैंडिडेट ने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन एनी आईआईटीज, मतलब आपको किसी आईआईटी में सीट्स मिल गई, लेकिन सीट मिलने के बाद देयर सीट हैव बीन कैंसिल्ड। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसा लगा जिससे आपकी सीट कैंसिल हो गई, तो ऐसा भी एक केस हो सकता है। दे हैव विड्रॉन फ्रॉम देयर अलॉटेड सीट, या फिर आपने जो अपनी सीट अलॉट हुई उससे आपने विड्रॉल कर लिया। दोनों ही केस में आप सीसेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं।
ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन एनआईटी सिस्टम्स एंड लेटर दे हैव विथड्रॉन फ्रॉम द अलॉटरशिप। जैसे मान लो आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया, जोसा में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको किसी एनआईटी में या किसी भी कॉलेज, एनआईटी किसी कॉलेज में आपको सीट मिल गई, लेकिन आपने वो सीट विड्रॉल कर ली। अगर वो आपने सीट विड्रॉल कर ली, आप मतलब वो सीट नहीं लेना चाहते थे, तो भी आप सीसैप में एलिजिबल है, राइट। अच्छा, इसके बाद आता है कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन एनआईटी सिस्टम बट लेटर देयर सीट हैव बीन कैंसिल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, have not been allotted any seat in the subsequent JOSA rounds with their updated credential provided they fulfill the eligibility, right। जैसे मान लो कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024, ऐसा बच्चा जिसने जोसा 2024 में पार्टिसिपेट किया हो और उसे कॉलेज भी मिल गया था, लेकिन वो सीट कैंसिल कर दी गई, ठीक है, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर वो सीट कैंसिल हो जाती है, अगर हो गई आपकी, तो भी आप सीसैप राउंड के लिए एलिजिबल है। सिंपल सी बात है, जो राउंड्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप फुलफिल करिए, आपका काम हो जाएगा। एक और पॉइंट है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन एनआईटी प्लस सिस्टम एंड हैव पेड एसएएफ एंड सक्सेसफुली कंप्लीट डॉक्यूमेंट बट देयर सीट्स हैव बीन कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ पीएफ, राइट। जैसे मान लो आपने सब कुछ करा, जैसे मान लो आपको कॉलेज मिला, आपने कॉलेज ले भी लिया, आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो गए, आपने जो सीट एक्सेप्ट फीस थी वो भी आपने जमा करा दी, आपके सब कुछ हो चुका है, लेकिन बट देयर सीट्स हैव बीन कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ पार्शल, जो पेमेंट आपको करना था वो आपने शायद नहीं करा, उसकी वजह से अगर आपकी सीट कैंसिल हो गई तो भी आप सीसैप में एलिजिबल है। तो बहुत छोटे छोटे क्राइटेरिया हैं, जैसे आपने सीट मिल गई पर आपने ली नहीं तो भी आप जा सकते हो, आपको सीट मिली ही नहीं तो भी आप सीसैप के लिए एलिजिबल हो, आपको सीट मिल गई लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाए तो भी, और आपको छोड़ना पड़ा कॉलेज तो भी आप एलिजिबल हो, आपको सीट मिल गई, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए लेकिन आपने पेमेंट नहीं करा तो भी आप एलिजिबल हो। तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप सीसैप के लिए एलिजिबल हो, लेकिन सीसैप के लिए एलिजिबल होने से पहले ध्यान रखिए जेईई मेन की रैंक होनी चाहिए और जो जोसा का क्राइटेरिया है वो पूरा का पूरा फुलफिल होना चाहिए, आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। The student can opt both processes, but CSAP is much preferred by those students to whom seats are not allocated or not of choice by JOSA. जनरली CSAP वो बच्चे फिल करते हैं, या जनरली CSAP में वो बच्चे जाते हैं जिनको अपनी मनमर्जी का, तो कॉलेज ही नहीं मिला, मतलब कॉलेज मिला ही नहीं अपनी मनमर्जी का, या कॉलेज ही मिला नहीं, मतलब एक तो जैसा होता है कि आपने 4-5 राउंड करे, 4-5 राउंड में एक बार भी आपको कॉलेज ही नहीं मिला, एक तरीका तो ये हुआ, या फिर जनरली क्या हुआ, आपको जो कॉलेज मिला वो आपको अच्छा नहीं लगा। तो जनरली ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो CSAP को प्रेफर करते हैं। आइए समझते हैं आगे क्या कहानी है। चलिए अब आता है सीसैप स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस। इसकी जो फीस होगी वो 4,000 रुपीज़ होगी एंड नॉन रिफंडेबल फीस टुवर्ड्स पार्टिसिपेंट इन सीसैप स्पेशल राउंड। सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है कि अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो योर फीस विल बी 4,000 रुपीज़ विच इज़ नॉन रिफंडेबल। अगर आपको सीसैप में पार्टिसिपेट करना है तो भैया 4,000 रुपये तैयार रखिए, 4,000 रुपये आपके लगेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले, दिस फीस इज़ नॉन रिफंडेबल, ये फीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम और आगे समझें, ठीक है, अगर आपको इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके लिए 40,000 फीस लगेगी जनरल, EWS और OBC के लिए, और 20,000 लगेगी SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एडमिशन फीस, जो आपको कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में जो आपको फीस जमा करानी पड़ेगी उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये रहेगी, ठीक है। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई फॉर सीसैप, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कैसे अप्लाई करूंगा। भाई सबसे पहले तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, अगर मैं एलिजिबल हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे, तो एलिजिबल कैंडिडेट दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन सीसैप स्पेशल राउंड मस्ट रजिस्टर ऑनलाइन एट दिस, ठीक है। अच्छे से देख लो भैया, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो इस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देख लीजिए csap.nic.in, इस पर अप्लाई करिएगा, यहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक। तो हमारे पास जो डेट्स अवेलेबल हैं 2024 के लिए, 2024 के लिए जो डेट्स हमारे पास अवेलेबल है वो सीसैप की ये हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन स्टार्ट्स, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 26 जुलाई, ठीक है। 26 जुलाई से आपका जो सीसैप का प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन एंड्स, ठीक है, दैट विल बी एंड ऑन 27 जुलाई, ठीक है। तो 26 जुलाई को चालू होगा, 27 जुलाई को खत्म हो जाएगा। लास्ट डेट टू रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज रिगार्डिंग कैटेगरी, अगर कैटेगरी रिगार्डिंग कोई क्वेरी आपकी है तो उसकी लास्ट डेट है वो 29 जुलाई है, अच्छे से देखिए, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आफ्टर जोसा राउंड, जोसा राउंड के बाद जो डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज होगी वो 29 को आपको दिख जाएंगी। 29 को आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस, कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, किस कॉलेज में आपको कौन कौन सी कितने, जैसे मान लो किसी मेटलर्जी बाकी रह गई, किसी माइनिंग बाकी रह गई, किसी में केमिकल बाकी रह गई, है ना। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या बाकी रह गया है। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड, एनरोलमेंट फीस एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा वो 31 जुलाई से स्टार्ट होगा।
ठीक है, मतलब 31 से आप चॉइस भरना चालू करेंगे, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड एनरोल्ड फीस, ठीक है, वो 2 अगस्त है, ये आप देख लीजिए अच्छे से, है ना। तो मतलब चॉइस आपकी फिलिंग चालू हो जाएगी वो 31 से चालू होगी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चॉइस फिलिंग कब से चालू होगी। और रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ जो पेमेंट आपको करना होगा डेफिनेटली वो 2 अगस्त को करना होगा, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ सीसेप राउंड 1, ठीक है, 5, अच्छा उससे पहले क्या है, चॉइस की डेट, लास्ट डेट क्या है ये भी देख लीजिए अच्छे से, कब चालू हो रही है, 31 को चालू हो रही है, 3 अगस्त को खत्म हो जाएगी, ठीक है, एंड डेट 3 अगस्त है। और डिस्प्ले जो होगा, जो अलॉटमेंट होगा आपको कि भाई आपको कौन सा कॉलेज मिला है कि नहीं मिला सीसेप में, उसका जो डिस्प्ले होगा 5 अगस्त को होगा। 5 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है और कौन सा कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। अच्छा, इन सीसेप स्पेशल राउंड कैंडिडेट कैन एक्सरसाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विलिंगनेस ऑप्शन, फ्री, स्लाइड और फ्लोट। ये बात हम जोसा के वीडियो में भी समझा चुके हैं कि जैसे अगर आपको समझ में आता है कि मुझे जो कॉलेज मिला है मैं उससे खुश हूँ तो फ्रीज करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने जो चॉइसेस भरी हैं उस मुझे और बेटर चॉइस मिल सकती है तो आपको फ्लोट करना है। और स्लाइड का मतलब होता है कि जिस कॉलेज में आपको मिला है उसी में अगर आपको बेटर ब्रांच चाहिए तो उसके लिए आपको स्लाइड करना है। तो ये ऑलरेडी मैं समझा चुका अपने पुराने वीडियो में, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का क्या मतलब है वो ऑलरेडी आप जानते हैं अच्छे से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सरेंडर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट सीसेप इन स्पेशल राउंड 2। अगर आपको जो कॉलेज मिला है अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, आप सरेंडर भी कर सकते हो, अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन सीसेप स्पेशल राउंड 2 वो भी आप कर सकते हो। और सरेंडर अलॉटेड सीट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन सीसेप स्पेशल राउंड 2, ठीक है। आप चाहो, जैसे मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और आपको समझ में नहीं आ रहा भैया कॉलेज, तो आप चाहो तो विड्रॉल कर लो अपने पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, है ना, सरेंडर भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लास्ट डेट है, अगर आपको सरेंडर करना है अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन सीसेप स्पेशल राउंड 2 तो 5 अगस्त उसकी डेट है। अगर आप सीसेप के स्पेशल राउंड 2 में जाना चाहते हैं, बेसिकली आगे वाले राउंड में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 5 अगस्त पर जाना है। सरेंडर का मतलब है आपको फ्लोट दबाना है, बेसिकली फ्लोट पे जाना है कि भाई मुझे फ्लोट करना है, मुझे आगे जाने दो, तो मैं सेकंड में जाना चाहता हूँ। और आप कहते हो नहीं मुझे तो विड्रॉल करा दो, भाई मैं तो नहीं ले रहा, मुझे तो नहीं जाना ही नहीं है, 7 अगस्त है, 5 से 7 अगस्त तक की डेट रहेगी विड्रॉल करने की, ठीक है। एग्जिट, ठीक, अगर सीट नॉट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1 एंड नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड 2, अगर आपको लगता है कि भैया मैं तो फर्स्ट राउंड में मुझे कुछ मिला भी नहीं और मेरी कोई इच्छा भी नहीं सेकंड राउंड में जाने की, तो भैया एग्जिट कर दो, आपका मन नहीं एग्जिट करो, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या होगी, पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेरी इफ एनी ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ऑफिसर, ठीक है, वो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। जैसे आपका फर्स्ट राउंड हो गया, फर्स्ट राउंड में जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह करवाएंगे वो आपसे पूछ लेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट जो चाहिए, जो फीस जमा करानी है वो आपसे करा लेंगे, अगर आपको कॉलेज समझ में आता है तो, ठीक है, ये ऑनलाइन करना है आपको, ठीक है। लास्ट डेट टू एक्सरसाइज सरेंडर विड्रॉल एग्जिट ऑप्शन इज 8 अगस्त। 8 अगस्त आपका लास्ट ऑप्शन होगा, लास्ट डे है होगा, इसके बाद आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर वो 8 अगस्त होगी, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ सीसेप स्पेशल राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ध्यान रखना अगर आप सेकंड राउंड में जाते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट होगी वो 10 अगस्त 2024 होगी, अगर आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग सेम वही सेम प्रोसेस जो हम जोसा में करते थे। जैसे फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपने कॉलेज ले लिया, आपको समझ में आ गया, तो भाई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, पैसे जमा कराओ, ठीक है, वही प्रोसेस है। यहाँ पर भी यही है, आपका फर्स्ट राउंड में हो गया तो भाई डॉक्यूमेंट जमा कराओ, डॉक्यूमेंट दो, पैसे जमा कराओ, सेम प्रोसेस है। अगर आपको सेकंड राउंड में मिला, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, तो भाई सेकंड राउंड में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। सेकंड राउंड में क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वही फीस जमा करानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और कोई क्वेरी है तो उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस है जोसा में था, ठीक है। ये टाइम आपको मिलेगा 10 से लेकर 12 अगस्त तक का। लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड द क्वेरीज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर वो होगी 13 अगस्त 2024, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, उसमें वेरीफिकेशन मांग लेते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट को समझ में नहीं आया आपका, वो आपसे क्वेरी कर सकते हैं, वो क्वेरी करेगी तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसकी लास्ट डेट है 13 अगस्त 2024, ठीक है। अच्छा, फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट बाय ऑल कैंडिडेट हु हैव कंफर्म देयर सीट्स थ्रू जोसा एंड और सीसेप स्पेशल राउंड, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग अगर आपको करनी पड़ेगी वो 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में करनी पड़ेगी, और जो फीस बची है वो फीस भी आपको जमा करानी पड़ेगी, वो है 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 2024 के बीच में। जैसे मान लो आप शुरू में जो फीस जमा कराओगे, एक में 40,000 थी, एक में 20,000 थी, SC ST वालों के लिए 20,000 थी, और जो जनरल कैंडिडेट थे उनके लिए 40,000 रुपये थी। तो जो बचा हुआ अमाउंट आपको जमा कराना होगा वो 10 से 14 के बीच में जमा कराना होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी कॉलेज में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, वहाँ पर आपको अपने जो भी फीस बची हुई है वो जमा करानी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो प्लीज़ विजिट द वेबसाइट ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर, ठीक है, प्लीज विजिट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर एक्चुअल डेट्स ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। वो सब आपको वहाँ पे देखना है कि भाई कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे को कॉलेज तो मिल गया, मेरी क्लासेस कब से चालू होंगी, तो भैया उसके लिए कुछ भी नहीं करना, उस कॉलेज की साइट पे जाकर देख ले, आपको मिल जाएगा, राइट। तो सब हमने चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। टू चेक द शेड्यूल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ PWD कैंडिडेट्स, ठीक है, द ऑफिशियल एंड चेक द सीसेप 2024 स्पेशल राउंड्स इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो इसके लिए आपको जो भी स्पेशल राउंड का ब्रोशर है उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वो आप देख लीजिएगा, उसमें कोई मेजर इशू नहीं है, ठीक है, ओके।
जो हमारे पास 2023 का डेटा हमारे पास है, अभी 2024 का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो तो अब तक डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो जब तक वो डिस्प्ले नहीं होगा वो हमारे पास डेटा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो 2023 का डेटा मेरे पास है वो मैं बता देता हूँ। जालंधर में, NIT जालंधर में 227 सीटें अवेलेबल थी, ठीक है। MNIT जयपुर में 93 सीट्स अवेलेबल थी, MNIT भोपाल में 174 सीट्स अवेलेबल थी, NIT दिल्ली में 128 अवेलेबल थी, NIT अगरतला में 305 सीट्स अवेलेबल थी, NIT कालीकट में 180 अवेलेबल थी, MNIT इलाहाबाद में 76 सीट्स अवेलेबल थी, है ना। NIT दुर्गापुर में 172, NIT नागालैंड में 97, NIT मोलपुर में 151, NIT कर्नाटका 142, NIT मेघालय 45, NIT गोवा जो है उसमें 72 सीट्स खाली थी, NIT पटना में 108 है, NIT पांडिचेरी में 96, NIT रायपुर में 260 सीट अवेलेबल थी, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं सारे कॉलेज में बहुत सारी सीट्स अवेलेबल रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि CSAT राउंड में कुछ मिलता नहीं है, CSAT राउंड में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऐसी नहीं। और कई बार किस्मत अच्छी होती है, कई बार कुछ ब्रांचेज ऐसी भी मिल जाती हैं जो आदमी सोच नहीं पाता। जैसे मतलब कई बार लोगों की 1-1.5 लाख तक रैंक आती है, लेकिन फिर भी वो CSAT उनको मिल जाता है। तो ये तो किस्मत की बात है, कितने लोग CSAT तक वेट करते हैं। तो CSAT में कई बार कॉलेज देखो अनाते सारे NITs में आपको देखो सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप CSAT में जाते हैं और आप ढंग से प्लानिंग से भरेंगे, जैसे NIT वारंगल देखिए, आप NIT कुरुक्षेत्र देखिए, NIT नागपुर देखिए, NIT राउरकेला, सब में सीट्स अवेलेबल हैं। आप देखिए 361 सीट्स अवेलेबल दिखा रहे हैं, 2023 का डेटा है ये। तो आप देखिए, तो ये सब चीज़ें हैं, ओके। ऐसे IIITs की बात करूँ, ये सारा डेटा 2023 का ध्यान रखिएगा। पहले बता दूँ, ये 2023 का डेटा है, 2024 का डेटा अब तक डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो 23 से आप देख सकते हैं इतनी सारी सीट्स खाली रह जाती हैं हर साल। तो आपके पास एक अच्छा मौका है CSAT में अप्लाई करिए, है ना। जैसे आप देखिए IIITs की बात करेंगे तो 67, 219, 59, 75, 55, सो मैनी सीट्स आर अवेलेबल। देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारी सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपको दिख रहा होगा इतने सारे कॉलेज में सीट्स अवेलेबल है। IIITs देखो लाइन लगी पड़ी है यार, मतलब आप सोचिए कितने सीट्स अवेलेबल हमारे पास है, राइट। तो बेसिकली ये जो राउंड आप देख रहे हैं, ये CSAT का जो राउंड है, CSAT का राउंड आप बहुत देखिए, मैंने इतने सालों में सिर्फ एक चीज़ जो एक्सपीरियंस की है वो ये है कि बच्चे को पता है कि उसका पूरा करियर दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि हमारी एक गलती हमें भारी पड़ जाती है। कई बार बच्चे दूसरा राउंड जब भरते हैं तो दूसरा राउंड में बहुत गलतियां कर देते हैं, कॉलेज को ढंग से नहीं भरते हैं, बहुत गलतियां बच्चों से होती हैं। तो हमें CSAT राउंड में अगर जाना है तो भैया बहुत आराम से, जैसे सीट्स दिखेंगी आपको, अपने बहुत तरीके से एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के उसमें लिखिए, उसके बाद उसको अपलोड करिए। आपको चॉइसेस बहुत आराम से समझदारी से भरनी है। और CSAT के थ्रू मैं आपको बताता हूँ बहुत लेट रैंक तक भी बच्चों को कॉलेज ठीक ठाक मिल जाते हैं। अब देखिए ना कितने सारे NITs में सीट्स अवेलेबल रह जाती हैं, कितने सारे NITs में। हाँ, मैं मानता हूँ कि ब्रांच बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, पर NIT में अगर आपको केमिकल मिल जाता है तो कोई बुराई थोड़ी ना है यार। NIT में सिविल मिल जाता है तो कोई बुराई थोड़ी ना है। अच्छे NIT में सिविल या अच्छे NIT में केमिकल मिलना मैं कोई बुरा नहीं मानता। तो ज़रूर CSAT में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि जोसा राउंड में आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, या आपको लगता है कि जोसा राउंड में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आपको लगता है कि जोसा राउंड में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया किसी भी कारण से, तो आपके लिए CSAT एक अच्छा ऑप्शन है। तो ध्यान से देखिए, इसमें पार्टिसिपेट करिए। और अगर आपने जोसा राउंड के दौरान कोई गलती करी थी डॉक्यूमेंट के अंदर फीस जमा कराने में, तो ऐसी गलती ना करके और CSAT को बहुत सीरियसली लीजिए और CSAT को भरिए। तो मुझे सुनने के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।